इजराइल ने टर्की पर यह इल्जाम लगाया है कि वो सीरिया को अपने प्रोटेक्टोरेट के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया के नए लीडर्स के बारे में डायरेक्टली बोला भी था, ये पहले जिहादिस्ट थे, आज भी जिहादिस्ट है, चाहे आज ये सूट पहनकर चल रहे हो, फ्यूचर में भी ये जिहादिस्ट रहेंगे। तो इजराइल ने वार्निंग दी है कि सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद अल-शर को इसका भारी प्राइस देना पड़ेगा। सीरिया अब एक नए जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हैंस मोर्गेंथ्यू जो क्लासिकल रियलिज्म के फादर माने जाते हैं, उनका कहना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मोरालिटी का कोई प्लेस नहीं होता। देश हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर फैसले करते हैं। टर्की और इजराइल के बीच का जो रिलेशन है, इस थ्योरी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। दोनों कंट्रीज पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ टफ स्टांस लेती हैं, स्पेशली सीरिया और पैलेस्टीन जैसे इश्यूज पर, लेकिन बैकग्राउंड में दोनों एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज भी बनाते हैं। इसका मतलब सिंपल है, राइवलरी के बावजूद दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस कॉन्फ्लिक्ट को कल्चरल लेंस से देखते हैं, तो सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी का जिक्र जरूरी हो जाता है। हंटिंगटन कहते हैं कि फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स आइडियोलॉजीज नहीं, बल्कि सिविलाइजेशंस यानी कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटीज के बीच में होंगे। टर्की जो अपने आप को एक मॉडर्न इस्लामिक पावर के रूप में प्रोजेक्ट करता है और ओपनली पैलेस्टीन का सपोर्ट भी करता है, जबकि इजराइल एक जुदाइक स्टेट है जो अपने रीजनल आइडेंटिटी को असर्ट करता है। तो यह राइवलरी सिर्फ पॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक नहीं है, यह एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, जहां दोनों देश अपनी अलग अलग पहचान और इंफ्लुएंस को वेस्ट एशिया में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इसी थ्योरी के बीच जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तो वेस्ट एशिया का एक नया बैटलफील्ड सामने आता है, जिसका नाम है सीरिया। यहां सिर्फ सिविल वॉर नहीं चल रही है, यहां रीजनल पावर्स अपनी पोजीशन सिक्योर करने के लिए ओपन और हिडन दोनों तरीके की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रही हैं। 2024 के एंड में जब सीरिया के पुराने डिक्टेटर बशर अल असद की पावर खत्म हुई, तब से यह रीजन और भी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है। टर्की और इजराइल जो दोनों अलग अलग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अब सीरिया की न्यू पॉलिटिकल डायनेमिक्स को लेकर डायरेक्टली आपस में टकरा रहे हैं। पहले यह टकराव जो था वो सिर्फ स्टेटमेंट और डिप्लोमेटिक लेवल्स तक सीमित था, लेकिन अब यह मिलिट्री लेवल तक पहुंच चुका है। इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हो, टर्की के प्लान्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हो, सब कुछ इस बात का सिग्नल है कि सीरिया अब एक नए जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इस सारी खबर के बारे में और यह इशू कैसे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से हिला कर रख सकता है। तो दोस्तों, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, जब से लास्ट दिसंबर यानी कि दिसंबर 2024 में सीरिया के असद रिजीम का जब एंड हुआ, तब से दो देश इजराइल और टर्की सीरिया पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को काफी इरिटेट भी कर चुके हैं। इजराइल ने टर्की पर यह इल्जाम लगाया है कि वो सीरिया को अपने प्रोटेक्टोरेट के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है, मतलब टर्की चाहता है कि सीरिया उसके कंट्रोल में रहे। वहीं टर्की बोलता है कि इजराइल ही इस रीजन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, यानी सबसे बड़ा डेंजर भी है। तो इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि इजराइल और टर्की सीरिया के फ्यूचर को लेकर क्या अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं, कैसे ये दोनों एक ऑलरेडी खराब रिलेशन को और भी ज्यादा खराब करने का काम कर रहे हैं, और क्या यह सब आगे चल के दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट या एक जंग तक लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, अब सिचुएशन को समझने के लिए पहले हमको यह देखना जरूरी है कि टर्की और इजराइल के रिलेशंस कैसे बदले हैं ओवर द टाइम, इनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। हम हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, शॉर्ट वर्जन में इसको समझेंगे। और शॉर्ट वर्जन यह कहता है कि इजराइल और टर्की के रिलेशंस में काफी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। जब टर्की पहला मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना था, जिसने 1949 में इजराइल के साथ टाइज एस्टेब्लिश किए थे, उसके साथ संबंध बनाए थे। फिर फास्ट फॉरवर्ड अगर करें, साल 2000 पर हम आए, साल 2000 की शुरुआत से लेकर सन 2010 तक का जो डेकेड था, उसकी स्टार्टिंग में भी उनका रिलेशन जो था वो बिल्कुल नीचे चला गया था। स्पेशली साल 2008-9 में जब गाजा को लेकर एक बार फिर से जंग हुई थी, तब तो ये बिल्कुल ही खराब हो गए थे। और साल 2010 में इजराइल ने टर्किश सिविलियन एड शिप पर डेडली रेड भी किया था और 2010 के दशक के दौरान सिचुएशन काफी खराब बनी रही। लेकिन 2022 आते आते इनके रिश्तों में थोड़ा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला। डिप्लोमेटिक टाइज फिर से पूरी तरीके से वापस आ गए और टर्की ने इजराइल के साथ मेडिटेरेनियन सी में जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया। इस टाइम पर रिलेशन जो थे वो रिलेटिवली अच्छे हो गए थे, लेकिन यह पॉजिटिव फेज ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया था, क्योंकि आप जानते ही है 7 अक्टूबर को जब हमस ने अटैक किया और गाजा को लेकर एक बार फिर से जंग शुरू हो गई, तो इन दोनों के रिश्ते जो थे वो दोबारा से बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब
अब जो हॉस्टिलिटी या टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच चल रही है गाजा को लेकर, वो मेनली पहले तो शब्दों की वॉर तक सीमित थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन तक सीमित थी और लीगल बैटल्स तक लिमिटेड रही थी। बट टर्की ने साउथ अफ्रीकन लेड जेनोसाइड केस को इजराइल के अगेंस्ट आईसीजे में सपोर्ट भी किया है। लेकिन दिसंबर के स्टार्टिंग में असद का ओवरथ्रो होने के बाद से सीरिया एक नए बैटल ग्राउंड के रूप में जब एस्टेब्लिश हुआ, जब टर्की और इजराइल डायरेक्टली जहां पर आपस में टकराने का काम कर रहे हैं, और अब ये सिर्फ रिटोरिक नहीं रहा है, अब ये सिचुएशन जो है वो और खराब होती जा रही है। अब देखो, पिछले हफ्ते इजराइल ने सीरिया के कई एयर बेसिस को बॉम्ब करने का काम किया। ये एयर बेसिस उन्हीं टर्किश ऑफिशियल्स के द्वारा रिसेंट में स्काउट किए गए थे ताकि उनमें टर्किश ट्रूप्स के लिए पोटेंशियल बेसिस बनाए जा सके। आप इस मैप में देख भी सकते हो कि कहां कहां पर स्ट्राइक्स जो थी वो इजराइल के द्वारा की गई। अब देखो, पिछले हफ्ते इजराइल ने सीरिया के कई सारे एयर बेसिस को बॉम्ब करने का काम किया। ये बेसिस कौन से थे? ये टर्किश ऑफिशियल्स के द्वारा स्काउट किए गए थे ताकि उन्हें टर्किश ट्रूप्स के लिए पोटेंशियल बेसिस बनाया जा सके, और वो भी सीरिया के अंदर, जो कि सीरिया के साथ उनके जॉइंट डिफेंस पैक्ट का एक हिस्सा भी है। इजराइल को सीरिया में अपनी फ्रीडम ऑफ एक्शन के लिए एक ये थ्रेट महसूस हो रहा था। इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक्स उस वक्त किए जब उन्होंने सोचा कि ये लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है एक्शन लेने के लिए, ताकि वो बेसिस अनयूजेबल हो जाएं और टर्की अपने मिलिट्री एसेट वहां पर मूव ना कर सके। तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं था टर्की के ऊपर, लेकिन एक क्लियर मैसेज दिया गया। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में टर्की को नेगेटिव रोल के लिए ब्लेम भी किया और सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शर को वार्निंग भी दी कि अगर उन्होंने अनस्पेसिफाइड चीजें अलो की, यानी कि अगर सीरिया में हॉस्टाइल फोर्सेस यानी टर्की सपोर्टेड या दूसरी आर्मीज को उन्होंने अगर जगह दी और इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेट दिया, तो इजराइल ने वार्निंग दी है कि सीरिया के नए प्रेसिडेंट अहमद अल शर को इसका भारी प्राइस देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि टर्की और इजराइल के व्यूज क्या है पोस्ट असद सीरिया को लेकर, कैसे वो दोनों असद के जाने के बाद सीरिया को कैसे इमेजिन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं फ्यूचर के अंदर वो सीरिया के अंदर चेंज आए। तो दोस्तों, असद के हटने के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है टर्की को, जिसमें वो नई सीरियन गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन कर सकता है। और ये इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि टर्की पहले से ही सीरियन ऑपोजिशन का सपोर्टर था और उनका ऑलरेडी एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप भी था एचटीएस इस्लामिक रेबल ग्रुप के साथ, जो अब जीत भी चुका है और सीरिया के अंदर पावर में भी है। आज की डेट में टर्की ने नए सीरियन अथॉरिटीज के साथ सबसे ज्यादा एंगेजमेंट किया है। शायद किसी भी और कंट्री से ज्यादा एंगेजमेंट टर्की ने ही सीरिया के साथ किया है। और टर्की अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले के लिए रेडी है कि सीरिया को रीबिल्ड करने के लिए अब टर्की जो है वो अपना एक रोल प्ले करना चाहता है, जो कि वॉर से पूरी तरीके से सीरिया आप जानते हैं कि तबाह हो चुका है। इस रीबिल्डिंग में टर्की को काफी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। टर्की की जो टर्किश कंपनीज जो है, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, उनको सीरिया के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं रीडेवलपमेंट करने के लिए। टर्की को एक स्ट्रॉन्ग अलाई मिल रहा है उसकी खुद की सिक्योरिटी इश्यूज में, जो उसकी हेल्प करेगा। जैसे कि सीरिया के जो नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हो कि एक्टिवली अभी भी कुर्दिश लेड फोर्सेस एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और आईसिस के भी कुछ बचे खुचे ग्रुप्स बचे हुए हैं जिनकी टर्की के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो टर्की अब वाली सीरिया की सरकार के साथ मिलकर अपनी सिक्योरिटी इश्यूज को भी सिक्योर करने का काम करेगा। टर्की की मिलिट्री को अपना इंफ्लुएंस और प्रेजेंस सीरिया में बढ़ाने का चांस भी मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं जिससे सीरियन रिफ्यूजीज जो टर्की में आ चुके हैं वो वापस सीरिया जा भी सकें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, अगर हम ध्यान रखें तो क्लियरली टर्की के इंटरेस्ट में यह है कि पोस्ट असद सीरिया एक यूनाइटेड और सिक्योर कंट्री बने जिसका कंट्रोल अल अशर के पास ही हो। लेकिन इजराइल की तरफ से सीन थोड़ा अलग हमको दिखाई देता है। सरफेस पे देखा जाए तो असद का हटना इजराइल के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि असद ईरान का एलाई था और ईरान तो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इजराइल ने जब हिजबुल्लाह को वीक किया तो उसका इनडायरेक्टली असर जो था वो असद की पावर के ऊपर भी पड़ा, असद की पावर भी उससे कमजोर हो गई, जिससे उसका डाउनफॉल जो था वो शुरू हुआ। लेकिन जब अल अशर पावर में आए, जो कि पहले अल कायदा मिलिटेंट रह चुके हैं और टर्की के दोस्त भी हैं, तो इस डेवलपमेंट को इजराइल ने कंसर्न के साथ देखा। इजराइल को यह बात बिल्कुल भी नहीं लगती कि अल अशर अब मॉडरेट हो गए हैं, जो पहले रेडिकल हुआ करते थे, एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। इजराइल को नहीं लगता कि अब वो मॉडरेट में कन्वर्ट हो चुके हैं या वो सिंपल हो चुके हैं। वो अभी भी उसको एक फ्रेंडली और इंक्लूसिव सीरिया के रूप में एस्टेब्लिश वो कर पाएंगे, वो ऐसा इजराइल नहीं देख रहा है। इजराइल अभी भी उनको एक थ्रेट के रूप में ही देख रहा है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरिया के नए लीडर्स के बारे में डायरेक्टली बोला भी था, ये पहले जिहादिस्ट थे, आज भी जिहादिस्ट है, चाहे आज ये सूट पहनकर चल रहे हो, फ्यूचर में भी ये जिहादिस्ट रहेंगे। ये इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है, मेरा कहना नहीं है। इसीलिए असद के हटने के बाद सिर्फ 10 दिनों में इजराइल ने सीरिया पर 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दिए थे
और लगातार इजराइल जो है वो सीरिया के अंदर अपना जो कंट्रोल जोन है, जो इन्फ्लुएंशियल जोन है, वो बढ़ाता जा रहा है। पहले सिर्फ गोलन हाइट्स इजराइल के कंट्रोल में थी, उसके बाद डीमिलिटराइज जोन था, और उसके बाद फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में इजराइल जो है वो लगातार सीरिया के अंदर आगे जाता जा रहा है। 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए ताकि असद रिजीम के मिलिट्री बेसिस और वेपन स्टॉक पाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि ये वेपन्स उन लोगों के हाथ में ना आ जाएं जो इजराइल के लिए होस्टाइल हो सकते हैं। इजरायली मिलिट्री ने अब सीरिया के बॉर्डर पर जो बफर जोन था उसमें घुसकर सीरिया की टेरिटरी में लगभग 12 किलोमीटर तक आगे बढ़ने का काम किया है, और उन्होंने यह भी क्लियर किया है कि उनकी प्रेजेंस सदर्न सीरिया में इंडेफिनेट होगी, यानी अब वो वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। उनका कोई प्लान नहीं है सीरिया के इलाके को वापस छोड़कर अपनी कंट्री में जाने का। इजराइल ने सदर्न सीरिया में कई मिलिट्री आउटपोस्ट सेटअप कर लिए हैं जहां से वो कभी भी रेड्स यानी कि छोटी मोटी मिलिट्री एक्शंस लॉन्च कर सकते हैं। इजराइल की डिमांड है कि सदर्न सीरिया कंप्लीटली डीमिलिटराइज्ड हो, यानी वहां से सारी मिलिट्री फोर्सेस जो है वो हटा दी जाए, उनको भेज दिया जाए। साथ ही इजराइल ने सदर्न सीरिया के ड्रूज कम्युनिटी को अप्रोच किया है और बोला है कि वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए सीरिया में इंटरवीन कर रहा है ताकि वो अपने मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई कर सके। तो यहां दोनों कंट्रीज, टर्की और इजराइल, दोनों के गोल्स जो है वो अलग अलग हैं। टर्की चाहता है कि एक यूनाइटेड सीरिया हो जहां की एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो प्रेसिडेंट अल-शर के अंडर हो, जैसे कि उसने ट्रांजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी था। इजराइल की सोच अलग है, वो चाहता है कि एक फ्रेगमेंटेड सीरिया जहां अलग अलग एथनिक रीजन हो और सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो, जिससे वो इजराइल के एक्शंस को रोक ना पाए। इजराइल की लॉजिक यह है कि ऐसे डिवाइडेड सीरिया उसके लिए थ्रेट नहीं होगा एज कंपेयर टू वो नई सीरिया जो अब नए रूलर्स के अंडर एस्टेब्लिश करने का काम किया जा रहा है। हां, कुछ ऑब्वियस प्रॉब्लम भी है इजराइल की अप्रोच के साथ, जैसे कि इजराइल की अप्रोच भी पूरी तरीके से सही नहीं है। कैसे, यही समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो यह बात कि अगर सीरिया को डिवाइड किया गया तो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच टेंशन जो है वो सीरिया के अंदर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो गई तो ईरान जैसे दुश्मन कंट्री को एक चांस मिल सकता है अपने इन्फ्लुएंस को वापस सीरिया के अंदर बढ़ाने का। लेकिन यह एक अलग डिबेट है, अभी यह सवाल नहीं है। अभी सवाल है कि आगे क्या होगा। इजराइल और टर्की की तरफ से टेंशन क्या और बढ़ेंगी, क्या दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हो सकता है? तो डायरेक्टली देखा जाए तो यह वॉर या बड़ा कंफ्लिक्ट काफी अनलाइकली हमको लगता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज ओपनली यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो कॉन्फ्रंटेशन से बचना चाहती हैं, वो जंग से बचना चाहती हैं। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियरली ये बोला कि सीरिया के एयर बेसिस पे जो रीसेंट स्ट्राइक्स हुए हैं वो तो पॉसिबल नहीं होते अगर टर्की अपने मिलिट्री एसेट्स पहले ही वहां पर डिप्लॉय कर देती। इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो डीकन्फ्लिक्शन टॉक्स है वो भी अभी चल रही हैं, यानी कि आपस में ये बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों एक दूसरे के एक्शन से टकराए नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये मान लें कि रिलेशन अब खराब नहीं होंगे, क्योंकि नेतन्याहू और एर्डोगन दोनों के बीच के अंदर एक पुरानी राइवलरी जो है वो चलती हुई आ रही है, और दोनों लीडर्स अपनी बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने भी जाते हैं। तो आगे जाकर रिलेशंस और खराब हो भी सकते हैं। यह बात याद रखना भी जरूरी है कि टर्की और इजराइल के हॉस्टाइल रिलेशंस के बावजूद दोनों कंट्रीज का एक म्यूचुअल अलाई है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दोनों कंट्रीज अपने रिस्पेक्टिव फेवर में यूएस के अलायंस का फायदा उठाना चाहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप काफी ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं कि वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने रिसेंटली नेतन्याहू से कहा था कि जो भी प्रॉब्लम तुम्हें टर्की के साथ हो मुझे लगता है कि हम सोल्व कर सकते हैं, बस नेतन्याहू रीजनेबल रहे तो हर प्रॉब्लम का समाधान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मीडिएटर के रूप में इजराइल और टर्की के बीच में वो कर देंगे। ये स्टोरी, जैसे कि कई ऐसी स्टोरीज होती हैं, आने वाले हफ्तों में ध्यान देने लायक हमारे लिए रहेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स अभी बहुत ही ज्यादा फ्लक्स में है और ट्रंप इंटरनेशनल ऑर्डर को वैसे भी हवा में उड़ा रहे हैं। इसलिए हर दिन हमको कुछ नई नई हेडलाइंस देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। हम हर दिन अजीब हेडलाइंस देख रहे हैं, जैसे कि अभी इलोन मस्क ने बोला, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो भी उन्हें गलत तरीके से देख रहा है वो टेररिस्ट है। मतलब जो भी इलोन मस्क को गलत बोल रहा है वो अमेरिका के अंदर टेररिस्ट है। ऐसे बयान भी अमेरिका की तरफ से आज की डेट में आ रहे हैं। खैर छोड़ो, इन्हें छोड़ते हैं और अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। जितना पॉलिटिकल फ्रंट पे टर्की और इजराइल के बीच टेंशन है, उतना ही इंटरेस्टिंग उनका इकोनॉमिक साइड भी है। पॉलिटिकल स्टेज पे चले बिना, चाहे कितना भी ड्रामा पॉलिटिकल स्टेज पर चल रहा हो, दोनों कंट्रीज के बीच का ट्रेड का रिलेशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, काफी मजबूत बना हुआ है। 2020 के बाद भी टर्की इजराइल ट्रेड वॉल्यूम कंटिन्यूअसली ग्रो करता गया है। टर्की के पोर्ट से इजराइल के गुड्स पास होते हैं और इजराइल से केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल सप्लाईज जैसी आइटम्स टर्की इंपोर्ट भी करता है। तो एक तरफ एर्डोगन इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं गाजा इशू पर, और दूसरी तरफ इजराइल से बिजनेस भी उनका चल रहा है। यह क्लियरली दिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स और कॉमर्स अलग अलग ट्रैक्स पर चलते हैं। बिजनेस इज बिजनेस,
भले लीडर्स पब्लिक स्टेटमेंट में एक दूसरे को सुनाते रहे। 1980 में टर्की और इजराइल के टाइज काफी डिप्लोमेटिक, खैर आप कह सकते हो कि जो इजराइल और के टाइज से सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। टर्की ने अपना एयर फोर्स मॉडर्नाइज करने के लिए इजराइल के साथ मिलिट्री डील्स भी साइन की थी। उस समय टर्किश पायलट्स इजराइल में ट्रेनिंग लेते थे और इजरायली ड्रोन्स टर्की को सप्लाई भी किए जाते थे। और सिर्फ मिलिट्री नहीं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती थी। ईरान, इराक और सीरिया जैसे कंट्रीज के खिलाफ MIT यानी कि टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग भी था। लेकिन एर्डोगन के पावर में आने के बाद और पैलेस्टीन इशू पे स्टांस लेने के बाद ये रिलेशंस धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। आज जहां इजराइल टर्की को सस्पिशियसली देखता है, वहीं कभी ये दोनों मिडिल ईस्ट में जॉइंट ऑपरेशंस प्लान करते थे। एर्डोगन का विजन सिर्फ टर्की तक लिमिटेड नहीं है, उनका ड्रीम है एक नियो ओटोमनिज्म एस्टेब्लिश करने का, यानी कि ओटोमन एम्पायर के पुराने एरियाज में टर्की का फिर से इन्फ्लुएंस बनाना एर्डोगन का सपना है। इसमें वेस्ट एशिया, बाल्कन और नॉर्थ अफ्रीका भी इंक्लूडेड हैं। उन्होंने लीबिया में मिलिट्री को भेजने का काम किया, कतर का उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया और अब सीरिया में भी वो डीपली इन्वॉल्व हैं। ये सब मूव्स रीजनल डोमिनेंस की डायरेक्शन के अंदर ही हमको दिखाई देते हैं। ये सब देखकर इजराइल और गल्फ कंट्रीज को लगता है कि टर्की रीजन में अननेसेसरीली इंटरफेरेंस कर रहा है। इजराइल तो टर्की को एक अनप्रेडिक्टेबल और एक्सपेंशनिस्ट पावर के रूप में देखता है, जो मिडिल ईस्ट में पीस के लिए एक थ्रेट बन सकता है। जब 2020 में अब्राहम एकॉर्ड साइन हुए, जिसमें UAE, बहरीन जैसी कंट्रीज ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, तब टर्की ओपनली इस डील का विरोध कर रहा था। एर्डोगन ने कहा था कि यह पैलेस्टीनियन के कोज के खिलाफ है। टर्की ओपनली पैलेस्टीन का सपोर्ट में बोलता है और वो चाहता है कि अरब वर्ल्ड में भी इजराइल के साथ टाइज ना बनाए जाएं। इसलिए टर्की का यह स्टांस अब्राहम एकॉर्ड्स को अंडरमाइन भी करता है। इजराइल के लिए डेंजरस है क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अरब कंट्रीज उसके साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करें और टर्की उनका पाथ ब्लॉक करने का काम कर रहा है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा हो या इनडायरेक्टली कर रहा हो। तो दोस्तों, हेंस मॉर्गेंथ्यू की क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी को अगर हम इस पूरे सिनेरियो पर अप्लाई करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बोला था, तो क्लियर होता है कि टर्की और इजराइल दोनों सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं। सीरिया एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जहां दोनों अपना इंफ्लुएंस बढ़ाकर रीजनल डोमिनेंस चाहते हैं। मोरालिटी और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न सिर्फ डिप्लोमेटिक टूल्स हैं, असली गेम तो पावर और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का है। दूसरी तरफ सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी भी सीरिया के केस में रेलेवेंट हो जाती है। यह सिर्फ टेरिटोरियल या मिलिट्री कंफ्लिक्ट नहीं है, यहां एक डीपर सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन भी हमको दिखाई देती है। एक तरफ टर्की जो इस्लामिक सॉलिडेरिटी का चैंपियन बनना चाहता है और दूसरी तरफ इजराइल जो अपनी आइडेंटिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहा है। सीरिया के अंदर चल रहा यह टग ऑफ वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि आइडेंटिटी और नैरेटिव का भी स्ट्रगल है। और जब तक ये कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते रहेंगे, तब तक इजराइल और टर्की के बीच कंप्लीट पीस मुश्किल लगता है। चाहे इकोनॉमिक टाइज जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, सीरिया का फ्यूचर अब सिर्फ सीरियंस के हाथ में नहीं है बल्कि उन पावर्स के हाथ में है जो उसके मैप को दोबारा रीड्रॉ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।